हेलो नमस्कार चाहता हूँ दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ संकलन बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जान पा रहे हैं कि संकलन बैच का प्रस्तुतिकरण हाल ही में आपके समक्ष किया गया था और संकलन बैच के संदर्भ में हमने पहले भी कई बार आपको ये जानकारियाँ देने का कार्य किया है कि संकलन बैच जो आपके समक्ष आ रहा है, ये जो आपका उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में जो स्क्रीनिंग वाला एग्जामिनेशन आपका होना है, उसी का जो आपका पाठ्यक्रम है, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था आपको पढ़ के चलना पड़ेगा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित जो आपके तमाम प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो तमाम प्रकार के आपके संगठन हैं, उनको आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। साथ ही साथ पर्यावरण का अध्ययन भी आपको इसमें लेकर के चलना पड़ेगा और साथ ही साथ जो आपका अर्थव्यवस्था का मामला है, अर्थव्यवस्था का जो मामला वो भी क्या है, वो भी संकलन बैच के माध्यम से ही क्या है आपके समक्ष आने वाला है। फिलहाल देखिए, हमने आपको यह बताने का कार्य किया था कि आपके पाठ्यक्रम में एक विषय वस्तु दी गई है जिसे कहा गया कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो हमने आपको बता दिया है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में आपको संपूर्ण भारतीय संविधान का अध्ययन आपको लेकर के नहीं चलना है। आप जब इस टॉपिक को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो आप ये बताने का कार्य करेंगे कि भारतीय संविधान के पास ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं या भारतीय संविधान के पास ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज के रूप में आपके सामने लाने का कार्य करते हैं, या जो भारतीय संविधान को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य करते हैं, या जो भारतीय संविधान को एक सकारात्मकपन देने का कार्य करते हैं। तो कहने का भाव ये होगा, हम फिर यही आपको समझाने का कार्य करेंगे आज सबसे पहले कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत आपको संपूर्ण भारतीय संविधान का अध्ययन आपको लेकर के नहीं चलना है। कुल मिलाकर के आपको यह कहना पड़ेगा यहां पर कि हमें भारतीय संविधान की मुख्य ताकत दिखानी है और मुख्य ताकत जो है उसे ही क्या माना जाएगा, भारतीय संविधान की विशेषताएं माना जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में हमने संविधान को परिभाषित करना आपको सिखा दिया होगा कि अगर आप संविधान जैसी शब्दावली की कोई डेफिनेशन देने की बात करेंगे, कोई परिभाषा देने की बात करेंगे, तो संविधान की परिभाषा किस रूप में आपके सामने आ जानी चाहिए, वो चर्चा हमने कर दी है। साथ ही साथ संविधान के प्रकार आपको बता दिए गए हैं कि संविधान के प्रकार किस तरीके से आपको लेकर के चलने हैं, और साथ ही साथ अब फिलहाल की चर्चा जो बनी हुई है वो क्या है कि संविधान के चरित्र हमें क्या है डिस्कस करके चल रहे हैं। अच्छा, संविधान के चरित्र को जब आप डिस्कस करने की बात करोगे तो हमने 6 प्रकार के तरीके लास्ट डिस्कशन में आपको बताए होंगे, यानी कि या तो संविधान क्या होगा अपने चरित्र में, लचीला होगा, या कैसा होगा, कठोर होगा, या कैसा हो सकता है, कठोर तथा लचीले का मिश्रित रूप भी हो सकता है। अच्छा, भारतीय संविधान अपने चरित्र में कैसा होगा, तो संविधान अपने चरित्र में या तो संघात्मक होगा या एकात्मक होगा, तथा संघात्मक और एकात्मक का क्या है, मिश्रित रूप भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप संविधान के चरित्र का परीक्षण करने की बात करेंगे, क्या अगर आप संविधान के चरित्र का परीक्षण करने की बात करेंगे तो परीक्षण करने के तो तौर तरीके होंगे और कुल मिलाकर के 6 प्रकार के तौर तरीके आपको बता करके चलने पड़ेंगे। हमने लास्ट डिस्कशन में आपको ये पूरा समझा दिया होगा कि अगर कोई भी संविधान अपने चरित्र में लचीला है तो इसका मतलब क्या होगा, कठोर है तो इसका मतलब क्या होगा, और अंतिम क्लास जो हुई थी आपकी उसमें आपने भारतीय संविधान के चरित्र का परीक्षण कर लिया था और आपने समझ लिया था कि भारतीय संविधान के चरित्र का परीक्षण जब आप करेंगे तो भारतीय संविधान को संपूर्ण तौर पर आप लचीला नहीं कहेंगे, संपूर्ण तौर पर आप क्या कठोर नहीं कहेंगे। भारतीय संविधान के चरित्र का परीक्षण आपको इस हिसाब से यहां पे लेकर के चल रहा था कि भारतीय संविधान अपने चरित्र में कठोर और लचीले का क्या है, मिश्रित रूप बन के आपके सामने आता है। अब बड़ा मुद्दा मेरे प्यारे साथियों यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर एक बड़ा मुद्दा और है कि भारतीय संविधान का अब आपको क्या है, भारतीय संविधान के चरित्र का एक नया परीक्षण आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और भारतीय संविधान के चरित्र का जो नया परीक्षण आप लेकर के चलेंगे, अब आपको यह तय करना पड़ेगा क्या भारतीय संविधान अपने चरित्र में संपूर्ण तौर पर संघात्मक है,
क्या भारतीय संविधान अपने चरित्र में संपूर्ण तौर पर एकात्मक है, या क्या भारतीय संविधान अपने चरित्र में एकात्मक और संघात्मक संविधान का क्या है, मिश्रित रूप है? तो आज की चर्चा जो है वो यहीं से क्या होगी, आपकी स्टार्ट होगी। जैसा हमने आपको एक ड्राफ्टिंग हमने ऑलरेडी आपके लिए कर रखी है, ताकि हम अपने समय को थोड़ा बचा करके चलें। हमें ये तय करना है, ये सीखना है कि भारतीय संविधान के चरित्र का परीक्षण इस आधार पर कैसे संभव है। तो हमने शुरुआत में आपके लिए क्या है, कुछ सवाल यहां पर जनरेट किए हैं। जैसे हमने लिख करके आपको बताया है, क्या भारतीय संविधान संपूर्ण तौर पर संघात्मक है? क्या भारतीय संविधान संपूर्ण तौर पर एकात्मक है? या क्या भारतीय संविधान संघात्मक तथा एकात्मक संविधान का क्या है, मिश्रित रूप है? तो संघात्मक और एकात्मक को आधार बना करके भारतीय संविधान के चरित्र का एक इन्वेस्टिगेशन आपको करना पड़ेगा, एक परीक्षण आपको करना पड़ेगा, एक एग्जामिनेशन आपको करना पड़ेगा। चीजों को एग्जामिन आपको करके चलना पड़ेगा और आपको शुरुआत में अपने आप से ही कुछ सवाल करने होंगे। भैया हमको क्या कहना है, हमको क्या कह के यहां पे चलना पड़ेगा? क्या भारतीय संविधान संपूर्ण तौर पर संघात्मक है, यह कहना ठीक है? क्या भारतीय संविधान संपूर्ण तौर पर एकात्मक है, यह कहना ठीक है? क्या भारतीय संविधान संघात्मक तथा एकात्मक का मिश्रित रूप है, यह कहना ठीक है? तो हमने बताया कि परीक्षण कैसे संभव है। हमने आपको यहां पर बताने का कार्य किया है कि परीक्षण कैसे संभव है। तो परीक्षण कैसे संभव हो पाएगा? सबसे पहला तरीका आपको यहां पर अपनाना पड़ेगा कि आपको भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर चर्चा करके चलनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर चर्चा करके चलोगे, तो हमने पहले भी कई बार आपको बताया होगा अलग अलग प्रकार की चर्चाओं और कक्षाओं के माध्यम से कि भारतीय संदर्भ में जो संघात्मक व्यवस्था का डिस्कशन है उस 7वीं अनुसूची के माध्यम से आपके सामने आ जाता है। तो शुरुआती डिस्कशन आपका क्या होगा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर आपको डिस्कशन लाना पड़ेगा। और जब आप भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर अपना डिस्कशन लेकर के आएंगे, तो आपका झुकाव कहां आना चाहिए? आपका झुकाव इस ओर आ जाना चाहिए कि भारतीय संदर्भ में संघात्मक व्यवस्था पर आप यहां पर एक संक्षिप्त चर्चा करके चलेंगे। क्योंकि संघात्मक व्यवस्था तो आपको वहां भी पढ़नी है ना, जब आप फाइनली पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो जब फाइनली आप भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ने की बात करेंगे, तो वहां संघात्मक व्यवस्था के डिटेल्ड डिस्कशन आपके सामने आएंगे। डिटेल्ड जितना हम आपको सिखा सकते हैं ना, उतना आपको सिखा करके चलेंगे वहां पर। लेकिन यहां जब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर आप डिस्कशन लेकर के आओगे, तो यहां भारतीय संदर्भ में संघात्मक व्यवस्था पर डिटेल्ड डिस्कशन आपको लेकर के नहीं चलना है। आपको केवल इसका सहारा लेना है। यानी कि चर्चा तो होगी, लेकिन चर्चा कैसी होगी? संक्षिप्त चर्चा आप यहां पर लेकर के चलेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे साथियों, आपको ऐसे उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण भी करना पड़ेगा जो भारतीय संविधान के चरित्र को एकात्मक सिद्ध कर दे। वो तरीके हम आपको देंगे। आपको ऐसे उदाहरणों का यहां पर प्रस्तुतिकरण भी लेकर के चलना पड़ेगा जो भारतीय संविधान के चरित्र को कैसा एकात्मक सिद्ध कर दे। और आपको फाइनली क्या कहना है, निष्कर्ष आप क्या लेकर चलेंगे? तो निष्कर्ष आप ये लेकर चलेंगे कि भारतीय संविधान के चरित्र का संघात्मक और एकात्मक के आधार पर जो परीक्षण है उसका वेरी पॉजिटिव कंक्लूजन आपके सामने किस रूप में आएगा। तो आप ये कहेंगे कि भारतीय संविधान क्या है? आप ये कहेंगे कि एकात्मक संविधान का आवरण लिए हुए संघात्मक संविधान की ओर अधिक झुकाव है। आपको ये एक कंक्लूजन यहां पे लेकर के चलना पड़ेगा कि भारतीय संविधान के पास क्या है, एकात्मक संविधान का एक क्या आवरण है, लेकिन भारतीय संविधान का जो अधिक झुकाव आपको लेकर के चलना है वो संघात्मक संविधान की ओर आपको क्या है, लेकर के चलना है। तो हमको ये लगा कि ऐसी एक ड्राफ्टिंग आपके सामने आ जाए तो अच्छा रहेगा। आप शुरुआत में ही कुछ सवाल करके चलेंगे। जैसे सवाल हमने आपको यहां पर दिखाए हैं कि क्या भारतीय संविधान को हम संपूर्ण तौर पर संघात्मक संविधान कह दें, या क्या भारतीय संविधान को हम संपूर्ण तौर पर एकात्मक संविधान कह दें, या यह कहना ज्यादा ठीक रहेगा कि भारतीय संविधान जो है संघात्मक तथा एकात्मक संविधान का क्या है, मिक्स फॉर्मेशन है।
परीक्षण कैसे करेंगे? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को क्या है, आपको अपना सहारा बनाना पड़ेगा। भारतीय संदर्भ में संघात्मक व्यवस्था को आप हल्का सा यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। साथ ही साथ ऐसे उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण भी आप यहां पर लेकर के आएंगे जो भारतीय संविधान को एकात्मक संविधान के रूप में सिद्ध कर दे। और अंत में एक कंक्लूजन जो शुरुआत में हमने दिया है, आपको यह कहना पड़ेगा कि भारतीय संविधान जो है वो एकात्मक संविधान का आवरण लिए हुए है, लेकिन उसका जो अधिक झुकाव आपको लेकर के चलना है, तो अधिक झुकाव कहां मिलेगा? संघात्मक संविधान की ओर आपको ज्यादा झुकाव लेकर के उसका चलना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा सहारा शुरू में हम किस चीज का लेके चल रहे हैं, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का, यानी कि 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की क्या कहेंगे भाई? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। ओके। और देखो, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, इसके बारे में हमेशा आप ये कह के चलो कि भारतीय संदर्भ में क्या कहेंगे? भारतीय संदर्भ में संघात्मक व्यवस्था पर चर्चा। भारतीय संदर्भ में संघात्मक व्यवस्था पर चर्चा। भारतीय संदर्भ में संघात्मक व्यवस्था पर चर्चा। अब देखो, जब हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे ना, तो जब भारतीय संविधान की विशेषताएं हम पढ़ेंगे और जब वहां पर संघात्मक व्यवस्था को आपके सामने डिस्कस किया जाएगा, तो हम आपको संघात्मक व्यवस्थाओं को जनरेट करना सिखाएंगे। हम आपको ये सिखाएंगे कि संघात्मक व्यवस्था जो है ये कितने प्रकार से बन सकती है और इसके किस किस प्रकार के जो आपके मापदंड हैं या जो आपके आयाम हैं वो किस तरीके से आपके समक्ष आ जाते हैं, उसको वहां के लिए क्या है, छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले कहेंगे कि भारतीय संदर्भ में जो है संघात्मक व्यवस्था पर चर्चा है। संघात्मक व्यवस्था पर चर्चा है तो यहां पर क्या बताया गया है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में आपको क्या बताया गया है? तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें आपको यह बताया गया है कि आपको क्या मिलता है? आपको डिवीजन ऑफ पावर्स दिखाई पड़ता है। आपको क्या दिखाई पड़ता है? आपको डिवीजन ऑफ पावर्स आपको दिखाई पड़ता है, यानी कि आपको शक्तियों का विभाजन आपको दिखाई पड़ता है। और शक्तियों का ये जो विभाजन आपके सामने आता है, इसमें एक और क्या रहेगा आपका? केंद्र। एक और क्या रहेगा? केंद्र। और एक और क्या रहेगा? राज्य रूपी इकाइयां। एक और क्या रहेगा? केंद्र। और एक और क्या रहेगा? राज्य रूपी इकाइयां। राज्य रूपी इकाइयां। राज्य रूपी इकाइयां। राज्य रूपी इकाइयां। हमने संभवतः पुरानी चर्चाओं के माध्यम से भी आपको यह कुछ सिखाने का कार्य किया होगा कि जब आप भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को आधार बनाएंगे और जब आप ऐसा कहना शुरू करेंगे कि भारतीय संदर्भ में क्या है, संघात्मक व्यवस्था को डिस्कस करने की बात करती है कौन? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। तो एक काम देखो करना, सावधानी का धरातल यहां पर आप लेकर के चलेंगे। यहां पर क्या रहेगा? यहां पर एक सावधानी का धरातल आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। क्या कहेंगे? सावधानी का धरातल। और सावधानी का धरातल आप यहां पर क्या जोड़ के चलेंगे कि 7वीं अनुसूची में जो डिवीजन ऑफ पावर्स का मामला है, जो शक्तियों के विभाजन का मामला है, उसमें क्या है? उसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं। केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश क्या है? शामिल नहीं है। और साथ ही साथ जो स्थानीय निकाय का मामला है, जो स्थानीय निकाय का मामला है, जो स्थानीय निकाय का मामला है, जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे आपका पंचायत की व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है, नगर पालिका नगर निगम की व्यवस्था जो आपको दिखाई पड़ती है, तो जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय भी क्या है? शक्तियों के विभाजन में क्या है? शामिल नहीं है। यानी कि प्योरली आपको यह बता के चलना पड़ेगा कि डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है। टेक्निकली इनको हम उस चैप्टर में आपको समझा के चलेंगे। तो डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या बनता है? केंद्र और राज्य रूपी इकाइयों के मध्य क्या है? ये शक्तियों का विभाजन आपके सामने आ जाता है। क्या है? शक्तियों का विभाजन क्या है? आपके सामने आ जाता है। तो कहा जाता है कि जब आप संघात्मक शब्द की बात करते हैं तो यह कहा जाता है कि संघात्मक व्यवस्था या संघात्मक जैसी जो शब्दावली है, इसका जो प्रभावशाली कारक माना जाता है, तो इसका प्रभावशाली कारक माना जाता है शक्तियों का विभाजन।
और सामान्यतः यह कहा जाता है कि शक्ति विभाजन के धरातल पर आप एक और किसको रखेंगे, केंद्र को रखेंगे, और एक और किसको रखेंगे, आप राज्य रूपी इकाइयों को रखेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य रूपी इकाइयों के मध्य क्या है, शक्तियों का विभाजन करके चल रही है। इसका मतलब यह है कि हमारे यहां संघात्मक व्यवस्था भी है, और इसका मतलब एक यह भी हो जाता है कि हमारे संविधान का जो चरित्र है उसे अगर हम संघात्मक कहेंगे तो ऐसा कहने में कोई समस्या नहीं है, या ऐसा कहने में कोई दुविधा नहीं। यहां हम केवल परीक्षण की बात कर रहे हैं, यहां हम केवल क्या, परीक्षण की बात करके चल रहे हैं। यहां आपको आगे ये बिल्कुल नहीं दिखाना है कि 3 प्रकार की सूचियां आपके सामने आती हैं, जैसे संघ सूची आपके सामने आती है, राज्य सूची आपके सामने आती है, या क्या है, आपके सामने समवर्ती सूची आपके सामने आती है। उनका कंप्लीट पोस्टमार्टम करके नहीं चलेंगे, उनका जुड़ाव तो लेकर के चलेंगे, लेकिन इतना ही जुड़ाव लेके चलेंगे जितना आपके लिए क्या है यहां पर जरूरी है। तो पहली बात तो आपने ये सीख ली है कि 7वीं अनुसूची हमारे यहां पर शक्तियों के विभाजन की बात कर रही है, और शक्तियों के विभाजन की बात बिल्कुल उसी प्रकार से कर रही है जो संघात्मक जैसी शब्दावली की मेजर क्या है, डिमांड आपके सामने बन के आती है कि शक्ति विभाजन के इस मामले में एक और केंद्र है और एक और क्या आपको दिखाई पड़ता है, राज्य रूपी इकाइयां आपको दिखाई पड़ता है। यानी कि एक बात समझ लो, एक बात समझ लो कि अगर आप भारतीय संविधान के चरित्र की बात करोगे, अगर आप भारतीय संविधान के चरित्र की बात करोगे तो भारतीय संविधान के चरित्र को संघात्मक, भारतीय संविधान के चरित्र को कैसा है, संघात्मक, संघात्मक कहने में, संघात्मक कहने में कोई समस्या नहीं, संघात्मक कहने में कोई समस्या नहीं, संघात्मक कहने में कोई समस्या नहीं। यानी कि यहां तक की चर्चा का एक निष्कर्ष हमने आपको दे दिया है कि अगर आप 7वीं अनुसूची को आधार बनाते हैं तो वही बात आपके सामने खुल के आ जाती है जो संघात्मक जैसी शब्दावली की मुख्य मांग है, यानी कि शक्तियों का विभाजन आ जाना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहां जो 7वीं अनुसूची का मामला आपके सामने है, तो 7वीं अनुसूची जो है ये क्या है, ये शक्ति विभाजन की बात कर रही है। ये किसकी बात कर रही है, ये शक्ति विभाजन की बात कर रही है। तो इसी बात को आधार बना करके आपको ऐसा व्यवहार करने में हमारे हिसाब से कोई समस्या नहीं है कि भारतीय संविधान का जो चरित्र है वो अपने आप में संघात्मक है। यहां तक की चर्चा का एक निष्कर्ष ये निकल के आता है कि जो चरित्र है वो संघात्मक है। बिल्कुल आपको ये बात यहां पे क्या है, कह करके चलनी पड़ेगी, कह करके चलनी पड़ेगी। अब इसी के साथ हम एक नई कैलकुलेशन कराना आपको सिखाएंगे। इसी कैलकुलेशन को आधार बना करके आप ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि भारतीय संविधान अपने चरित्र में कैसा एकात्मक भी है, भारतीय संविधान अपने चरित्र में कैसा एकात्मक भी है। और जब भारतीय संविधान के चरित्र को आप एकात्मक कहने की बात करेंगे तो फिर आपको क्या दिखाना पड़ेगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स आपको दिखाना पड़ेगा, यानी कि फिर आपको क्या है, शक्तियों का केंद्रीकरण आपको दिखाना पड़ेगा। यह चर्चा कैसे होगी, आप एक बात देख लो कि जो हमारे यहां डिवीजन ऑफ पावर है, तो हमारे यहां डिवीजन ऑफ पावर जो है एक इसका आता है, उसको हम कहते हैं कि ऐसे बना लेते हैं पहले कि 3 प्रकार की सूचियां आपको दिखाई पड़ेंगी। एक क्या मिलेगी आपको, संघ सूची आपको मिलेगी, एक क्या मिलेगी आपको, राज्य सूची आपको मिलेगी, एक क्या मिलेगी आपको, राज्य सूची आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, राज्य सूची आपको मिलेगी, और एक आपको क्या मिलेगी, एक आपको समवर्ती सूची मिलेगी, एक आपको क्या मिलेगी, समवर्ती सूची आपको मिलेगी। ओके, आप लोग भली बात ही जानते हैं कि संघ सूची में जितने भी विषय शामिल होंगे, संघ सूची में जितने भी आपके विषय शामिल होंगे, इन विषयों पर कानून कौन बनाएगा, इन विषयों पर कानून कौन बनाएगा, तो कानून कौन बनाएगा भाई, आपका केंद्र बनाएगा। इन विषयों पर कानून कौन बनाएगा, कानून आपका केंद्र बनाएगा। राज्य सूची में क्या कहा हमने, राज्य सूची में आपके जो भी विषय शामिल होंगे, इन विषयों पर कानून कौन बनाएगा, तो इन विषयों पर कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। और समवर्ती सूची में जितने भी आपके विषय शामिल होंगे, क्या कहा हमने, समवर्ती सूची में जितने भी आपके विषय शामिल होंगे, इन विषयों पर कानून कौन बनाएगा, तो आप क्या कहेंगे भाई, इन विषयों पर कानून कौन बनाएगा, इन विषयों पर कानून केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे। केंद्र प्लस राज्य क्या है, दोनों मिलकर के बनाएंगे,
है ना। तो ये आपने बिल्कुल अपनी ओर से पढ़ा होगा कि शक्तियों का विभाजन जो है वो 3 प्रकार की सूचियों के माध्यम से आपके सामने आता है। संघ सूची में जो विषय शामिल होंगे उन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। और राज्य सूची में जो विषय शामिल होंगे उन पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। और संवर्ती सूची में जो आपके कानून होंगे, जो विषय होंगे, उन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य क्या है? दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे। यह है, इससे आप हमेशा क्या कहेंगे कि शक्तियों के विभाजन का ये क्या माना गया है, जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये सामान्य धरातल है। ये क्या है? सामान्य धरातल है। सामान्य धरातल है। कैसा है? सामान्य धरातल है। अब इसमें थोड़े परिवर्तन हम करेंगे। परिवर्तन कैसे करेंगे? एक बात देखो, यहां ध्यान लेकर के आओ कि समवर्ती सूची में जो भी विषय शामिल हैं, ये तो बताया जाता है कि उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को भी है और किसको? राज्यों को भी है। लेकिन केंद्र और राज्य के मध्य अगर कानून बनाए जाने के संदर्भ में कोई विवाद पैदा होता है तो केंद्र वाला जो कानून है ना, आप केंद्र के कानून को प्राथमिकता देकर के चलेंगे। क्योंकि मैं अभी भी आपको बता रहा था कि इसी कैलकुलेशन को आधार बना करके आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो चरित्र है वो एकात्मक भी है। और जब आप एकात्मक, है ना, और जब आप एकात्मक सिद्ध करने की बात करेंगे, जब आप क्या है एकात्मक सिद्ध करने की बात करेंगे, तो फिर आपको ग्राउंड क्या अपनाना पड़ेगा? आपको यहां पर ग्राउंड क्या लेकर के चलना पड़ेगा? तो मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे? ग्राउंड आपको क्या लेकर चलना पड़ेगा? शक्तियों के केंद्रीयकरण का। किसका? शक्तियों के सेंट्रलाइजेशन का, यानी कि शक्तियों के केंद्रीयकरण का। शक्तियों के केंद्रीयकरण का। अब आप इस तरीके के डिस्कशन क्या यहां पर लेकर के आने वाले हैं। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि समवर्ती सूची में जो विषय शामिल होंगे, ये तो दिखाया जा रहा है कि उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको? केंद्र को भी है। और उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको? राज्यों को भी है। लेकिन अगर विवाद होगा तो आप किसके कानून को प्राथमिकता देंगे? आप केंद्र के कानून को प्राथमिकता देंगे। अर्थात मामला किसका जुड़ा? सेंट्रलाइजेशन का मामला जुड़ा, है ना, शक्तियों के केंद्रीकरण का मामला जुड़ गया। तो यहां पर हम कुछ लिखना शुरू करेंगे अब, है ना। जैसे आप ऐसा लिख सकते हैं कि समवर्ती सूची के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र के कानून को प्राथमिकता, केंद्र के कानून को प्राथमिकता, केंद्र के कानून को प्राथमिकता, केंद्र के कानून को प्राथमिकता। तो जब केंद्र के कानून को आप प्राथमिकता देने की बात करेंगे तो मामला किसका जुड़ जाएगा? मामला जुड़ जाएगा शक्तियों के केंद्रीकरण का, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का। दूसरी बात देखिएगा, आपके यहां पर जो है, आपके यहां पर क्या है? आपके यहां पर एक राष्ट्रीय आपातकाल का मुद्दा आता है। राष्ट्रीय आपातकाल का मुद्दा आता है। राष्ट्रीय आपातकाल का मुद्दा आता है। आपके यहां पर क्या है? राष्ट्रपति शासन का मुद्दा आता है। क्या आता है? राष्ट्रपति शासन का मुद्दा आता है। राष्ट्रपति शासन का मुद्दा आता है। और आपके यहां पर क्या है? आपके यहां पर वित्तीय आपातकाल का मुद्दा भी आता है। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल का मुद्दा भी क्या है? आपके यहां पर आता है। तो हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल का ग्राउंड आप लेके चलोगे, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का ग्राउंड आप लेके चलोगे, या वित्तीय आपातकाल का ग्राउंड आप लेकर के चलोगे, तो ये जो संघात्मक व्यवस्था है ये पूरी ही परिवर्तित हो जाती है। यानी कि इसमें अब ये क्या क्या आपको चलना पड़ेगा कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल है, या राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, या वित्तीय आपातकाल है, तो यहां पर आपको यह कह के चलना पड़ेगा कि राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का परिवर्तन संघ सूची में हो जाता है। परिवर्तन संघ सूची में हो जाता है। परिवर्तन संघ सूची में क्या है? हो जाता है। तो इसी कैलकुलेशन को आधार बनाकर के आपने यह भी सिद्ध कर दिया कि भारतीय संविधान का चरित्र संघात्मक है, और इसी कैलकुलेशन को आधार बनाकर के आपने यहां तक यह भी सिद्ध कर दिया कि भारतीय संविधान के चरित्र में एकात्मक संविधान के लक्षण हैं। और ये लक्षण अभी मैंने कहां से आपको निकाल के दिखाए? अभी वहीं से निकाल के दिखाए जहां से संघात्मक संविधान के लक्षण निकाल के हमने आपको दिखाए थे। तो आप ये कहना शुरू करेंगे कि सामान्य परिस्थितियों में या सामान्य अवस्थाओं में भारतीय संविधान क्या है? एक संघात्मक संविधान के रूप में व्यवहार करता है, लेकिन आपातकालीन अवस्थाओं में,
आपातकालीन अवस्थाओं में भारतीय संविधान कैसा बन जाता है? एकात्मक संविधान बन जाता है। क्योंकि यहां इसी के साथ हमने दिखाया कि आप एक ग्राउंड जोड़ के चलेंगे कि अगर आपको भारतीय संविधान के चरित्र को एकात्मक बनाना है, एकात्मक सिद्ध करना है, तो कुछ ऐसी कैलकुलेशन आप करना स्टार्ट करो ताकि शक्तियों के केंद्रीकरण का भाव आ जाए। तो भाव आ गया। आप देख पा रहे हैं कि जनरली क्या कहा जाता है कि समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे, लेकिन अगर दोनों के मध्य कोई विवाद पनपता है तो आप केंद्र के कानून को प्राथमिकता देंगे। तो केंद्र के कानून को ही प्राथमिकता देने का मतलब क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात हो रही है। आप देखा पा रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अगर आती है या राज्यों में राष्ट्रपति शासन का कॉन्सेप्ट अगर आपको दिखाई पड़ता है या वित्तीय आपातकाल की परिस्थिति अगर आपको दिखाई देती है, तो फिर इस संघात्मक व्यवस्था का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। यानी कि राज्य सूची का परिवर्तन किस में हो जाएगा? संघ सूची में हो जाएगा। राज्य सूची का परिवर्तन किस में हो जाएगा? संघ सूची में हो जाएगा। या समवर्ती सूची का परिवर्तन किस में हो जाएगा? संघ सूची में हो जाएगा। तो दो सेंटेंसेस हम आपको दे रहे हैं। सामान्य अवस्थाओं में, सामान्य परिस्थितियों में भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान के रूप में कार्य करता है, क्योंकि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्र और राज्य रूपी इकाइयों के मध्य शक्ति विभाजन का ग्राउंड आपके समक्ष रखा गया है, वो कार्य करता रहता है। लेकिन आपातकालीन अवस्थाओं में हमारा संविधान क्या है? एकात्मक बन जाता है। अगर समवर्ती सूची को लेकर के केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद पनपते हैं तो यह सामान्य परिस्थिति नहीं रह गई है, यह क्या है? एक प्रकार की आपातकालीन अवस्था ही है। तो आप देख पा रहे हैं कि आप केंद्र के कानून को प्राथमिकता देंगे, यानी कि मामला किसका जुड़ जाएगा? सेंट्रलाइजेशन और पावर्स का जुड़ जाएगा। और जितने भी आपके पास आपातकाल हैं, आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं, अगर उनका डिक्लेरेशन होता है तो राज्य सूची और समवर्ती सूची का परिवर्तन किस में हो जाएगा? वो संघ सूची में हो जाएगा। इसके अलावा आपने एक बात और सुनी होगी कि सामान्यतः यह कहा जाता है कि भाई संघ सूची है, राज्य सूची है और आपके सामने क्या? समवर्ती सूची है। लेकिन कुछ ऐसे विषय भी आते हैं, क्या कहा हमने? कुछ ऐसे विषय भी आपके सामने आते हैं जो ना तो संघ सूची में आपको मिलेंगे, जो ना ही राज्य सूची में आपको मिलेंगे, और जो ना ही कहां मिलेंगे आपको? समवर्ती सूची में आपको मिलेंगे, है ना। जैसे अंतरिक्ष का मामला है, तो अंतरिक्ष जैसी जो विषय वस्तु है, इसका वर्णन ना तो संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में है, ना ही किस में है? आपका समवर्ती सूची में है। इन्हें कहा जाता है रेसिडुअल पावर्स। यानी कि हमारी संघात्मक व्यवस्था के साथ क्या है? रेसिडुअल पावर्स का कॉन्सेप्ट भी क्या है? जुड़ के काम करता है। और रेसिडुअल पावर्स का मतलब क्या हो जाता है कि इसमें इस प्रकार के विषय आपको कैलकुलेट करके चलने पड़ते हैं जो ना तो संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में है। लेकिन जो रेसिडुअल पावर्स हैं आपकी संघात्मक व्यवस्था में, वो किसके पास है? वो केवल केंद्र के पास है। तो हमारी संघात्मक व्यवस्था में रेसिडुअल पावर्स जो हैं वो केंद्र को दी गई हैं। तो यह मामला भी किसका बनता है? यह मामला भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का बन के आ रहा है। यानी कि अब यह कहने में कोई समस्या नहीं है कि जिस कैलकुलेशन को आधार बना करके हमने भारतीय संविधान के चरित्र को संघात्मक कहा, उसी कैलकुलेशन को आधार बना करके हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के चरित्र में क्या है? एकात्मक संविधान के लक्षण हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और हमने दो प्रकार के सेंटेंसेस भी आपको देने का कार्य किया कि आप हमेशा अपने आप से क्या कहेंगे? आप हमेशा अपने आप से यही कहेंगे कि सामान्य अवस्थाओं में, सामान्य परिस्थितियों में हमारा संविधान जो है वो संघात्मक संविधान के रूप में कार्य करता है, लेकिन आपातकालीन अवस्थाओं में हमारा संविधान कैसा हो जाता है? एकात्मक संविधान के रूप में क्या है? व्यवहार करने लगता है। भाई हमने तो कहा कि आज संपूर्ण विश्व जो है ना वो हमारे संविधान की ओर क्या है? हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है ये अपने आप में बहुत ही सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। क्योंकि हमने अपने संविधान को मिक्स फॉर्मेशन के बिहाफ पे बनाया था, हमारे पास सारी चीजें हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। अब देखिए, मैंने एक चीज आपको दी थी, ऐसे उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, मेरी बातों को समझना, ऐसे उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण जो भारतीय संविधान के चरित्र को
जो भारतीय, कुछ चीजें तो मैंने बताई दी हैं, जो भारतीय संविधान के चरित्र को, जो भारतीय संविधान के चरित्र को एकात्मक सिद्ध करते हैं, जो भारतीय संविधान के चरित्र को एकात्मक सिद्ध कर दें, एकात्मक सिद्ध कर दें। तो यहां कैलकुलेशन आप क्या करेंगे, यहां आपकी अनिवार्यता क्या बनेगी, यहां आपकी अनिवार्यता यह बनेगी कि आपको क्या प्रयोग में लाना होगा, आपको क्या प्रयोग में लाना होगा, आपको प्रयोग में वही लाना होगा शक्तियों के केंद्रीकरण का धरातल, शक्तियों के केंद्रीकरण का धरातल, शक्तियों के केंद्रीकरण का धरातल, केंद्रीकरण का धरातल। अभी केवल हम परीक्षण करके चल रहे हैं, इन पर डिटेल्ड डिस्कशन कहां पे होंगे, भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत अपने आप ही हो जाएंगे। तो आपको यहां पर अगेन फिर किसका सहारा लेना पड़ेगा, शक्तियों के केंद्रीकरण का धरातल, यानी कि कुछ ऐसे उदाहरण अगर हम यहां पर प्रस्तुत कर लें जिसमें हम ये सिद्ध कर दें कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, तो इसका मतलब क्या है कि हम ये बता पाएंगे कि भारतीय संविधान के पास एकात्मक संविधान के लक्षण भी हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा है ना, हम कुछ सहारा आपको दे रहे हैं, आप इस कैलकुलेशन को, अगर कभी भी सवाल आए ना कि भारतीय संविधान का लक्षण या भारतीय संविधान का चरित्र एकात्मक है और वो आपको 4 प्रकार के विकल्प देने की बात करे, तो 4 प्रकार के विकल्पों को आधार बना करके जब आप अपना चुनाव करने की बात करेंगे तो आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि चुनाव कैसे संभव हो पाएगा, चुनाव ऐसे संभव हो पाएगा जहां सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का मामला जुड़ रहा होगा। देखो कैसे करेंगे, मैं वही बातें रखूंगा जो बातें आपको आती हैं। अच्छा, आपने पढ़ा होगा, देखिए धन विधेयक, धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण, धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में, धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में, है ना। यानी कि धन विधेयक का जो प्रस्तुतिकरण है ना, वो केवल लोकसभा से स्टार्ट होता है ना, राज्यसभा से आप उसको नहीं ला सकते हैं। तो ये क्या है, ये लोकसभा की स्पेशल पावर तो है ही है, साथ ही साथ यहां भाव का जोड़ा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो आप कहेंगे कि धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण केवल लोकसभा में, मैं दोनों बातें कर रहा हूं कि लोकसभा की स्पेशल पावर भी मानी जाएगी और यहां भाव क्या आ रहा है, यहां हम किस ग्राउंड को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो वो मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। यानी कि ये फीचर है एक प्रकार का जो आपको ये सिद्ध करा रहा है कि भारतीय संविधान के पास क्या है, एकात्मक संविधान के भी लक्षण हैं। जैसे आपने 2 आर्टिकल पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, आर्टिकल 249, मान लीजिए हमने क्या कहा आपसे, आर्टिकल 312 यानी कि अनुच्छेद 249 या अनुच्छेद 312। तो अगर आप अनुच्छेद 249 या 312 को क्या है, कोई व्यवहारिक धरातल, कोई व्यवहारिक धरातल अगर आप देना चाहते हैं, कोई व्यवहारिक धरातल आप देना चाहते हैं, तो यहां पर क्या है, यहां पर राज्यसभा की पहल जरूरी है, यहां पर राज्यसभा की पहल जरूरी है। राज्यसभा की पहल क्या है, जरूरी है, राज्यसभा की पहल क्या है, जरूरी है। जब तक राज्यसभा अपनी ओर से एक पहल नहीं करेगी, आपने पढ़ा होगा, जब तक राज्यसभा अपनी ओर से एक पहल नहीं करेगी तब तक 249 के संदर्भ में और 312 के संदर्भ में केंद्र को या पार्लियामेंट को क्या है, कानून बनाने का अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो ये राज्यसभा की स्पेशल पावर तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, यहां भी भाव का जोड़ के आ रहा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जैसे मान लीजिए आपने कहा, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि साधारण विधेयक क्या है, साधारण विधेयक क्या है, साधारण विधेयक, आपने क्या कहा, साधारण विधेयक। तो अगर आपने साधारण विधेयक कहा तो आपने ही बिल्कुल पढ़ा होगा कि देखिए साधारण विधेयक के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर कोई विवाद पैदा हो जाता है, अगर कोई विवाद पैदा हो जाता है तो आप क्या बुलाएंगे, आप क्या बुलाएंगे, आप संयुक्त बैठक बुलाएंगे, आप क्या बुलाएंगे, आप संयुक्त बैठक बुलाएंगे। लेकिन इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता की प्राथमिकता आप हमेशा किसको देते हैं, अध्यक्षता की प्राथमिकता आप हमेशा किसको देते हैं, तो अध्यक्षता की जो प्राथमिकता आप देते हैं किसको देते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को देते हैं।
किसको देते हैं भी? स्पीकर ऑफ द लोकसभा को देते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। हालांकि इसमें एक सीक्वेंस कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राथमिकता की, है ना, हम बात कर रहे हैं प्राथमिकता की। तो अध्यक्षता की प्राथमिकता आप किसको देते हैं? ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा की एक स्पेशल पावर भी है, लेकिन यहां पर भाव क्या जोड़ा है? यहां पर भाव क्या जोड़ा है? यहां पर भाव जोड़ा है शक्तियों के केंद्रीकरण का, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का। जैसे आप कह सकते हैं कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा, केंद्र के द्वारा। तो यह मामला भी किसका है? यानी कि राज्यपाल राज्य में काम करता है, लेकिन राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करे, और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो केंद्र की ओर से होती है। तो यहां भी मामला किसका है? यह मामला भी किसका बनेगा? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का बनेगा। आप जानते हैं कि भारतीय नागरिकता क्या है? आप जानते हैं कि जो भारतीय नागरिकता है, आप जानते हैं कि जो भारतीय नागरिकता है, तो भारतीय नागरिकता कैसी है ना? एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। कैसी है? एकल नागरिकता है। कैसी एकल नागरिकता है? जबकि संघात्मक व्यवस्था, जिसका प्रॉपर जनरेशन कहां पर हुआ था? यूएसए में हुआ था। संघात्मक व्यवस्था का बहुत बड़ा लक्षण हम आगे की चर्चाओं में आपको बताएंगे, लेकिन यहां पे इतना बता के चल रहे हैं कि संघात्मक व्यवस्था दोहरी नागरिकता की डिमांड करती है। संघात्मक व्यवस्था जो है वो दोहरी नागरिकता की डिमांड करती है, लेकिन हमने कैसी नागरिकता अपना रखी है? यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आपने अपनाया। हमारे यहां पर नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको संविधान में मिल जाएंगे। हम तो एक रास्ता आपको देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां पर आप दिखा सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का मामला क्या है, जुड़ के काम कर रहा होगा। तो अगर ऐसे उदाहरण आप लेकर के चलें, या अगर आने वाले समय में कोई ऐसा सवाल आपको अटेम्प्ट करना पड़ जाए कि भी भारतीय संविधान के पास एकात्मक संविधान के अगर लक्षण है, तो एकात्मक संविधान के लक्षण जो हैं वो किस प्रकार से भारतीय संविधान के सामने आ रहे हैं, तो आप ये ग्राउंड जोड़ के चलेंगे कि जहां जहां मामला किसका है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का है, तो वो तमाम प्रकार के ऐसे उदाहरण माने जाएंगे जो ये सिद्ध कर पाएंगे कि भारतीय संविधान जो है अपने चरित्र में एकात्मक संविधान भी है। ठीक है, तो हमने कई सारी कैलकुलेशंस क्या यहां पर कर ली हैं, और कई सारी कैलकुलेशंस को आधार बना करके हमने दोनों प्रकार की बातें कर ली हैं। यानी कि भारतीय संविधान के चरित्र को हमें संघात्मक भी कहना होगा, भारतीय संविधान के चरित्र को हमें एकात्मक भी कहना होगा। लेकिन बड़े सेंटेंसेस ऑलरेडी हमने आपको दिए हैं। शुरुआती चर्चा में निष्कर्ष क्या दिया था हमने कि आपको यह कह के भी चलना पड़ेगा कि भारतीय संविधान जो है वो एकात्मक संविधान का आवरण लिए हुए है, लेकिन उसका अधिक झुकाव कहां है? अधिक झुकाव कहां दिखाना है? संघात्मक संविधान की ओर आपको दिखा के चलना है। अधिक झुकाव कहां दिखाएंगे? संघात्मक संविधान की ओर दिखाएंगे। ये कुछ रास्ते हमने आपको दे दिए हैं, इन रास्तों को आपको अपना करके चलना पड़ेगा, और आने वाले समय में, है ना, हालांकि हम पूरा काम करके चलेंगे। यहां तो केवल हम परीक्षण करना आपको सिखा रहे हैं। अभी हमने आपको संघात्मक व्यवस्था पढ़ाया नहीं है, अभी हमने आपको एकात्मक व्यवस्था पढ़ाया नहीं है। इसके जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो तो आएंगे आपके सामने, उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। लेकिन अभी परीक्षण करना सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप क्या है परीक्षण लेकर के चलेंगे। अच्छा, यहीं पर एक मुद्दा और हम जोड़ के चलेंगे। यहीं पर क्या एक मुद्दा हम और भी अभी जोड़ के चलेंगे। कुछ नाम क्या होते हैं, कई बार आपसे आपके परीक्षाओं में पुटअप कर लिए जाते हैं। कुछ नाम जो हैं आपसे आपकी परीक्षा में पुटअप कर लिए जाते हैं, और ये जो नाम है, ये नाम क्या बताएंगे आपको? ये भारतीय संविधान के चरित्र के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसे इसको ऐसे कहा जाता है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के चरित्र पर, भारतीय संविधान के चरित्र पर टिप्पणियां। भारतीय संविधान के चरित्र पर क्या टिप्पणियां? टिप्पणियां मतलब क्या? आपके कमेंट्स, है ना। तो तीन प्रकार के कैरेक्टर्स तो आपसे पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति कौन आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? केसी वियर, केसी वियर। एक व्यक्ति आपके सामने कौन आएंगे? मॉरिस जोन्स,
मॉरिस जोन्स, मॉरिस जोन्स। और एक व्यक्ति आपके सामने कौन आएंगे भी, जिनको हम कहते हैं ग्रेनविल, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। क्या कहते हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन, है ना। तो जो केसी वियर साहब हैं, केसी वियर साहब ने हमारे संविधान को हिंदी में क्या कहा, हमारे संविधान को हिंदी में क्या कहा, अर्ध संघात्मक कहा। क्या कहा, अर्ध संघात्मक कहा। और अर्ध संघात्मक को इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं, क्वासी, क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल आप कहते हैं इंग्लिश में। तो अर्ध संघात्मक का मुद्दा क्या होता है, यहां फिलहाल आप ये समझ के चलेंगे कि केसी वियर साहब आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी यही कहना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के लक्षण भी हैं और भारतीय संविधान में क्या है, एकात्मक संविधान के लक्षण भी हैं। यानी कि भारतीय संविधान क्या है, संघात्मक तथा एकात्मक संविधानों का क्या है, मिला जुला रूप है। मॉरिस जोन्स कहते हैं कि भारतीय संविधान के चरित्र पर जो टिप्पणी की है वो संघात्मक संविधान के संदर्भ में है। पहली बात, संघात्मक संविधान के संदर्भ में है, संघात्मक संविधान के संदर्भ में है। ये मुझे अलग से कैलकुलेट करा के दिखानी पड़ेंगी बातें, आपको सारी बातें अलग से हम कैलकुलेट करेंगे। तो संघात्मक संविधान के संदर्भ में वो क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है, यानी कि बार्गेनिंग फेडरल, या हम इसको पूरा कह सकते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म। क्या कहेंगे, बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहेंगे, बार्गेनिंग क्या कहेंगे, फेडरलिज्म कहेंगे। तो केसी वियर साहब तो अर्ध संघात्मक कहने की बात कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल कहा। अर्ध संघात्मक का मतलब क्या होगा, आप वही कहेंगे कि संघात्मक तथा एकात्मक संविधान का क्या है, मिला जुला रूप है। लेकिन मॉरिस जोन्स साहब की जो टिप्पणी है वो एकात्मक संविधान के संदर्भ में है ही नहीं। मॉरिस जोन्स साहब की जो टिप्पणी आती है वो संघात्मक संविधान के संदर्भ में आती है। और मॉरिस जोन्स भारत में जो संघात्मक व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है उसको क्या कहते हैं, बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहते हैं। बार्गेनिंग फेडरलिज्म का मतलब क्या होगा, वो ये बताना चाहते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है, इसमें अक्सर यह देखा जाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच क्या है, बार्गेनिंग होती है, सौदेबाजी होती है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनकी टिप्पणी कई बार आई है परीक्षा में। ग्रेनविल ऑस्टिन तो लगातार पूछे गए हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन भी क्या है, संघात्मक संविधान के संदर्भ में ही टिप्पणी करेंगे, संघात्मक संविधान के संदर्भ में ही टिप्पणी करेंगे, संघात्मक संविधान के संदर्भ में, संघात्मक संविधान के संदर्भ में क्या है, टिप्पणी करेंगे, संघात्मक संविधान के संदर्भ में टिप्पणी करेंगे। और यह बताएंगे कि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था दिखाई पड़ती है वो क्या है, उसको उन्होंने क्या कहा, सहकारी संघवाद कहा। क्या कहा, सहकारी संघवाद कहा। सहकारी संघवाद जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव क्या है, फेडरलिज्म, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के जो आपके कमेंट्स हैं, ये तीन प्रकार की जो आपकी टिप्पणियां हैं, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण यहां पर हैं। और इनकी जो महत्ता है आप उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज करके नहीं चलेंगे। केसी वियर साहब ने अर्ध संघात्मक कहा, यानी कि संघात्मक तथा एकात्मक संविधान का मिला जुला रूप क्या है, भारतीय संविधान है। हालांकि इसका एक गहरा मतलब और होता है, वो हम बाद में आपको पढ़ाएंगे। मॉरिस जोन्स साहब की टिप्पणी क्या है, संघात्मक संविधान के संदर्भ में है। और उन्होंने भारत में जो संघात्मक व्यवस्था दिखाई पड़ती है उसको क्या कहा था, बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा था। और जो आपके ग्रेनविल ऑस्टिन हैं, उनका जो कमेंट है, उनकी जो टिप्पणी है वो संघात्मक संविधान के संदर्भ में है। उन्होंने भारत में जो संघात्मक व्यवस्था दिखाई पड़ती है उसको क्या कहा, उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा। यानी कि वो ये समझाना चाह रहे थे ग्रेनविल ऑस्टिन कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है उसमें केंद्र और राज्यों का सेपरेशन करके नहीं चलेगा। आए दिन जो केंद्र है वो राज्यों को एहसास ये नहीं कराएगा, बिल्कुल एहसास नहीं कराएगा कि भी आपको हमारे अंडर में काम करना है। बल्कि ग्रेनविल ऑस्टिन ये बताना चाहते हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य रूपी इकाइयां आपसी सहयोग के धरातल का प्रयोग करती हैं और भारतीय जनमानस के विकास को, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं।
तो अब एक निष्कर्ष आ गया है। आप दो बातें कहेंगे कि भारतीय संविधान का चरित्र संघात्मक तथा एकात्मक संविधान का क्या है, मिश्रित रूप है। दूसरी बात क्या कहेंगे कि भारतीय संविधान ने एकात्मक संविधान का आवरण लिया हुआ है, लेकिन अधिक झुकाव कहां पर है, संघात्मक संविधान की ओर है। संघात्मक चरित्र कैसे आप सिद्ध करेंगे, वो तरीके हमने आपको बता दिए हैं। एकात्मक चरित्र आप कैसे सिद्ध करेंगे, वो तरीका भी हमने आपको बता दिया है। कुल मिलाकर के भारतीय संविधान के चरित्र का परीक्षण संघात्मक तथा एकात्मक के आधार पर कैसे किया जाए, केवल इस चर्चा में हमने उसी विषय वस्तु को शामिल किया है। अभी हमने आपको संघात्मक व्यवस्था डिटेल में नहीं पढ़ाया, अभी हमने आपको एकात्मक व्यवस्था डिटेल में नहीं पढ़ाया। हम जब डिटेल में भारतीय संविधान की विशेषताओं में इनको लेकर के आएंगे तो हमने वही कहा आपको पहले भी कि हम आपको सिखाएंगे कि संघात्मक व्यवस्थाओं को जनरेशन कैसे होता है और कितनी प्रकार की संघात्मक व्यवस्थाएं हो सकती हैं। एकात्मक व्यवस्था का जनरेशन कैसे होता है, किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करके चलेंगे, तो वो उस चैप्टर की क्या है के अंतर्गत बातें शामिल हो ही जाएंगी। तो अब हम ये उम्मीद करके चलेंगे कि इस आधार पर अगर भारतीय संविधान के चरित्र का कोई आपको संवैधानिक परीक्षण करके चलना होगा, और हमने कुछ कमेंट्स भी आपके सामने रख दिए, कुछ टिप्पणियां भी आपके सामने रख दी हैं, तो इस आधार पर कोई सवाल अगर आपके सामने आता है तो आप सवाल को बिल्कुल अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आज की चर्चा में इतना ही है ना, और लगातार देखिए कक्षाओं के साथ आपको जुड़ के काम करना है। आपको कक्षाओं में बताई गई बातों का डॉक्यूमेंटेशन करना है। अच्छे से आप क्या नोट्स बना करके चलो, अच्छे से क्या आप नोट्स बना करके चलो। और हां देखिए, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर हमने डलवा दिया है, ठीक है। जो वीडियो के साथ आपका क्या मिलता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिलता है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपका अपना जो डलवा दिया है। फिर भी आपको बता रहे हैं कि अगर कोई परेशानी है तो आप यहां कॉल करें। इस नंबर पर क्या है, आप व्हाट्सएप छोड़ दें, ठीक है। इस नंबर पर आप क्या व्हाट्सएप छोड़ दें 7983995880, ठीक है। आप बता करके चले हमको कि आप कक्षाओं के साथ किस प्रकार से जुड़ रहे हैं, किस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, नोट्स बनाने में आपको कोई असुविधाओं का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, नोट्स अच्छा और कैसे बनाया जाए, ये तमाम प्रकार की बातें जो हैं आप बता सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के इन तमाम प्रकार की सकारात्मक चर्चाओं के आलोक में और इन तमाम प्रकार की सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।